नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज अपन इस वीडियो के अंदर धारा 22, धारा 23 और धारा 25 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास के अंदर धारा 21 व 24 के बारे में चर्चा करी थी। वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से अपन इसको एक अलग वीडियो में ले रहे हैं, वरना तो छोटा सा मैटर और था, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। इस वजह से अपन आज ये दूसरी क्लास इसके लिए रखी है। धारा 22, 23 और 25 छोटी छोटी धाराएं हैं, नॉर्मल जो पहले पढ़ी हुई है आपकी। इसमें कोई अलग से चीज़ें समझने वाली बात नहीं है। जिस तरह से धारा 22 पर बात करते हैं अपन कि एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति है वो एक से अधिक वार्ड में निर्वाचित होकर नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। ये भी बात अंडरस्टूड सी बात है। अपन ने एक धारा पढ़ी थी, धारा 13 पढ़ी थी। उस धारा के अंदर निर्वाचक नामावली का नाम था। किसका नाम था? उसके बारे में चर्चा थी, निर्वाचक नामावली के बारे में चर्चा थी। अच्छा, ये जो निर्वाचक नामावली बनती है उसके अंदर किसका नाम आएगा? जो जिस वार्ड की बनेगी उस वार्ड के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं का नाम आएगा। और निर्वाचक नामावली में जिसका नाम होगा वही संबंधित वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। ये बात पढ़ी थी अपने धारा 21 के अंदर। धारा 21 में क्या पढ़ा था? धारा 21 के अंदर अपन ने पढ़ा था क्वालिफिकेशंस, अर्हताएँ पढ़ी थी, क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी। अच्छा, धारा 21 में अपन ने जो क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी उसमें अभी ये लिखा था कि कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाचन में भाग लेगा तो वह संबंधित वार्ड का होना चाहिए। जिस वार्ड से वह निर्वाचित होना चाहता है वह उसी वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए। यानी कैंडिडेट जो है वो मूल संबंधित वार्ड का ही होना चाहिए। ये इसके अंदर पढ़ा था अपन ने। और ये पढ़ा था कि निर्वाचक नामावली में जिसका नाम होगा वह उसी वार्ड का होगा, तभी उस निर्वाचक नामावली में उसका नाम आएगा। इन दो बातों के दायरे को ध्यान में रखना है अपने को। और यहाँ पे सीधी सी बात यही होती है कि एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन पर प्रतिबंध है, अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, पर ठीक है, समझ में आती है ये बात। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा बात है। अच्छा, इसमें ये हो गया। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा बात क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति है, जिस तरह से चंदू नाम का व्यक्ति है, एक चंदू नाम का व्यक्ति है और ये वार्ड 13 का निवासी है। कौन से वार्ड का है? वार्ड 13 का निवासी है। तो अपने ये समझ में आता है कि ये वार्ड 13 से निर्वाचन में भाग ले सकता है, वहाँ से अपनी उम्मीदवारी जता सकता है कि हाँ, मैं वार्ड 13 के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ और यहाँ से निर्वाचित होकर नगर पालिका का सदस्य बनना चाहता हूँ। ये बात तो अपने को समझ में आती है। पर यही बंदा अगर वार्ड 14, वार्ड 15 व वार्ड 16 से साथ में निर्वाचन में अपना नामांकन करवाता है, वहाँ पर भी उम्मीदवारी जताता है कि यहाँ से भी मैं उम्मीदवार मैं हूँ, और नामांकन भरता है निर्वाचन के लिए, तो उसके निर्वाचन ये क्या यहाँ से सब जगह से निर्वाचित हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। एक से ज़्यादा जगह पर एक से अधिक वार्ड में वह नामांकन नहीं करवा सकता। ये धारा 22 कहती है अपने को। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है, अगर ऐसा करता है वो, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, उस पर रोक कैसे लगाता है वो देखना एक बार। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा एक तारीख जारी की जाती है, समझना एक बार। एक तारीख जारी की जाती है, कोई डेट निश्चित की जाती है। अच्छा, उस तारीख के 3 बजे तक, शाम के 3 बजे तक, 3 PM तक चंदू को एक लिखित नोटिस देना पड़ेगा। चंदू को क्या देना पड़ेगा? चंदू को एक क्या देना पड़ेगा? लिखित नोटिस स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। लिखित नोटिस किसको देना पड़ेगा? लिखित नोटिस स्टेट इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। और उसमें ये मेंशन होना चाहिए, ये अंतर्विष्ट होना चाहिए कि मैं वार्ड 14, वार्ड 15, वार्ड 16 से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ। ठीक है। और वो सिर्फ एक वार्ड के लिए निर्वाचन, उसका नामांकन जो बचेगा वही मान्य होगा, तो उसको उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ेगी। अगर ये है ऐसा करने में विफल रहता है, यानी लिखित नोटिस नहीं भेजता है मान लो, या भेजा ही नहीं जाता है उसको 3 बजे तक, तो क्या करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन? क्या मानेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन? ये मानेगा कि चंदू ने सभी स्थानों यानी सभी वार्डों से, सभी स्थानों से उम्मीदवारी वापस ले ली है। सभी स्थानों से उम्मीदवारी वापस ले ली है। तो ये है बात जी। ये धारा 22 कहती है। ये चीज़ आपको पहले से पता थी, और ये भी आपको पता है अंदर ही अंदर कि हाँ, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन पर तो प्रतिबंध होगा ही। उसके संबंधित प्रावधान जो था एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेके, ये जरूर याद रखना कि इसके अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी, राज्य निर्वाचन आयोग का भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को चंदू द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा एक तारीख जो जारी की जाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो तारीख जारी की जाती है, उसके 3 बजे तक चंदू को
ऐसा लिखित नोटिस उनको भेजना होगा कि मैं बाकी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है या भेजता ही नहीं है, ऐसा नोटिस अगर वो राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजता है, तो ये मानेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन कि चंदू ने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये वाला पॉइंट एक ध्यान में रख लेना आप। ये टाइम याद, तारीख का टाइम याद रख लेना थोड़ा सा। अगर प्रश्न बनता है तो बन सकता है, बाकी कोई इसमें प्रश्न बनने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं। अब धारा 23 के बारे में बात करते हैं अपन, है ना। धारा 23 देखो अभी, धारा 23 में क्या दिया हुआ है? यानों ध्वनि विस्तारकों आदि पर प्रतिबंध। इतना सा दिया हुआ है कि यान व ध्वनि विस्तारक मतलब कोई साउंड वगैरह वाले, लाउड वगैरह, वो अपने गाँव में दत्तू रेडिया वगैरह लगा हुआ है नहीं वह, तो ध्वनि विस्तारकों आदि पर प्रतिबंध रहेगा आचार संहिता लगने के बाद मेरे अपन भी रहे बात को। तो धारा 23 में कोई नई बात थोड़ी है, कोई भी बात इसमें नई नहीं है कि यानों व ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध रहेगा। याद ये रखना है, इन पे प्रतिबंध या निर्बंधन लगाता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग लगाता है। अच्छा, कब लगाता है? रोक लगाता कौन है, प्रतिबंध लगाता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कब लगाता है? ये बात याद में रखनी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव तारीख अधिसूचित करने से, चुनाव तारीख अधिसूचित कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। वो जो चुनाव तारीख अधिसूचित करेगा जिस दिन की, इस तारीख को चुनाव होने हैं, उससे लेकर चुनाव पूर्ण होने तक, उससे लेकर चुनाव पूर्ण होने तक, इस काल अवधि के दौरान, इस पूरी काल अवधि के दौरान यानों ध्वनि विस्तारकों, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर यानी चुनाव के प्रचार प्रसार पर रोक है। ठीक है, जो पब्लिसिटी कर रहे हैं वो बंद करो बस। अभी जो चुनाव की तारीख अधिसूचित हो गई है, उससे लेकर चुनाव पूर्ण होने तक कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब ध्यान से देख लो, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव तारीख अधिसूचित करने से चुनाव पूर्ण होने तक, इस काल अवधि में कोई उम्मीदवार या कोई अभिकर्ता मतलब कोई उम्मीदवार का जो प्राधिकृत एजेंट वगैरह है वो, उसके द्वारा कोई यानों ध्वनि विस्तारकों, होर्डिंग, पोस्टर, बैनरों द्वारा कोई प्रचार किया जाता है, उस पर निर्बंध न रहेगा। किसके द्वारा लगाया जाता है? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया जाता है। ये है धारा 23 की मोटी सी बात। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है, अगर करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर सज़ा का प्रावधान क्या है? 5,000 रुपये का जुर्माना। याद रखना, प्रश्न आएगा, कन्फर्म आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है 5,000 रुपये का जुर्माना। दूसरा, 6 वर्ष तक नगर पालिका का सदस्य होने हेतु या बनने हेतु या निर्वाचन में नामांकन करने हेतु डिस्क्वालीफाई हो जाएगा 6 वर्ष तक, और 5,000 रुपये का जुर्माना। 2 बात याद रखनी है बस। अच्छा, इस 6 वर्ष की काल अवधि जो है, 6 वर्ष का जो टाइम दिया है, इस टाइम को कम कौन कर सकता है? कम भी कर सकता है और हटा भी सकता है। कोई लेखबंद कारण अगर होंगे, कुछ अच्छे कारण अगर कोई वो उम्मीदवार देता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, भाई इस कारण से हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कोई अगर ढंग का कारण मिलता है, या फिर वो मतलब ऐसा होता है कि गलत समझ लिया गया हो उसको, कि वो प्रसार नहीं कर रहा था, किसी भूलवश लगाया गया था, कोई भी कारण हो XYZ, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को ठीक लगता है कि हाँ कारण ठीक ठाक है, तो इस अवधि को वह थोड़ा सा कम कर सकता है, या फिर इस अवधि को वो उस उम्मीदवार के लिए हटा भी सकता है। तो इस अवधि को कम करना या हटाना स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा होगा। ये बातें लिखी हुई है। 2 बातें क्या याद रखना है? प्रतिबंध कौन लगाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। किस अवधि से? चुनाव जिस दिन अधिसूचित नोटिफाई किए जाते हैं कि चुनाव की तारीख ये रहने वाली है, जब तक चुनाव पूर्ण होते हैं, इसमें बीच में जो काल अवधि है, उस दौरान टोटल प्रचार प्रसार पे बैन रहेगा। कौन लगाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा। कितने दिनों के लिए लगाएगा? देख लिया। और अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान 5,000 रुपये और 6 वर्ष की नगर पालिका में सदस्य हेतु डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा 6 वर्ष की जो अवधि है, उचित कारण मिलने पर कम की जा सकती है या हटाई भी जा सकती है। इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि जो ये अपराध करता हुआ पाया गया है, ये जो शिकायत की जाती है, जो सक्षम न्यायालय होती है, जो कोर्ट होता है, उसके अंदर जो शिकायत की जाती है, वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही की जा सकती है। कोई दूसरा पर्सन इसको शिकायत को नहीं कर सकता। कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन ही शिकायत कर सकता है कि हाँ साहब ऐसा करता हुआ बंदा पाया गया, इसके लिए इस सज़ा का प्रावधान, आप ऐसा कीजिए। तो अगर न्यायालय इसको संज्ञान में लेता है तो किसके कहने पर लेगा? वह लेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के कहने पर, राज्य निर्वाचन आयोग के कहने पर ही वह इस मामले को संज्ञान में लेगा। ये बात और लिखी हुई है इसके अंदर। या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कह देता है, या उसके द्वारा कोई मतलब उसका कोई निमित्त प्राधिकारी है, कोई अधिकारी है, उनके कहने पर वो न्यायालय उसको संज्ञान में लेगा। अपने जैसे अपन जो जाके वहाँ पे कह देते हैं कि भाई उस चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा था, तो वो बात लागू नहीं होगी वहाँ पे।
तो संज्ञान में कब लेगा, ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। ये हर जगह लिखी हुई होती है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, एक तो ये 5,000 रुपये और 6 वर्ष वाला मामला इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा ये क्या किया जाता है, पर निर्बंध लगाया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये धारा 23 है, ठीक है। इसको दोबारा देख लेना, इसको एक बार नोट कर लेना, याद हो जाएगी, ठीक है। अब धारा 24 पढ़ ली थी, निरर्थता थी। अब धारा 25 के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है ना। देखना भाई, देखो भाई धारा 25 देखना। अब धारा 25 में क्या है, मतदान का अधिकार। अभी अपन ने धारा 21 में, धारा 24 में, 23 में, 22 में जो नगर पालिका का सदस्य बनने वाला है, नगर पालिका का सदस्यता लेने वाला है, यानी निर्वाचन में भाग लेने वाला है, उम्मीदवार कोई है, उससे संबंधित बातें पड़ी थी कि कौन हरित होगा, कौन निर्हरित होगा, कौन क्वालिफाई होगा, कौन डिसक्वालीफाई होगा। अब अपने संबंध में बातें, अपने जैसे साधारण लोग जो है ना, जो अपने इस निर्वाचन में भाग लेंगे, मतलब वोट डाल के आएंगे, उनके लिए बात है कि वोट देने का अधिकार किस किस को है, वोट देने का अधिकार किसको है। क्या एक नगर पालिका के अंदर एक वार्ड है, उस वार्ड में रहने वाले सारे की सारी जनसंख्या जो है, सारे के सारे सदस्य, उनको मत देने का अधिकार होता है क्या, नहीं हो सकता। अपने धारा 13 में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, निर्वाचक नामावली पढ़ी थी कि निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है, और निर्वाचक नामावली में नाम किस किस का आएगा, जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और जो राजस्थान मतलब उस वार्ड का मूल निवासी हो। ये दो मतलब इसमें पढ़े थे, और उसके बाद में मूल निवासी के तहत अपन ने अदर भी बातें करी थी, वो बात अलग है। पर एक चीज़ याद रखनी, इसको रटना नहीं है आपको, एक चीज़ ये याद रखनी है कि मतदान का अधिकार निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को है। निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम है उसको मतदान देने का अधिकार है। इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, निर्वाचक नामावली वाली जो बात है वो धारा 13 में लिखी हुई है। कौन सी धारा में, धारा 13 में। निर्वाचक नामावली में नाम किस किस का आएगा, धारा 13 अपन ने कंप्लीट पढ़ी है। यहाँ पे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ मैं कि धारा 13 में लिखा हुआ था कि किसी व्यक्ति ने 18 वर्ष आयु कंप्लीट कर ली है, उसकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी बात अपन ने इसके अंदर पढ़ी थी कि वह मूल निवासी हो, उस वार्ड का मूल निवासी हो, मूल निवासी हो। और मूल निवासी को भी अपन ने एक उदाहरण के द्वारा समझा था, वो आप अगर वो क्लास देखी है तो उसमें समझ में आ जाता है आराम से। तो ये धारा 13 में दो बंदे मतलब और भी थे, ये दो बातें ध्यान में रखो, जिसके 18 वर्ष कंप्लीट है और मूल निवासी है, तो उसका निर्वाचक नामावली में नाम रजिस्टर है, तो वह मतदान देने का अधिकार रखता है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, मतदान देने का अधिकार किसको होगा, निर्वाचक नामावली में जिसका नाम रजिस्ट्रीकृत है उसको होगा। अच्छा, इसमें टोटल पाँच पॉइंट लिखे हुए हैं, वैसे यहाँ 2-3 पॉइंटों में सारी बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात देखो, धारा 14 में एक बात और लिखी हुई है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए निर्हरताएँ कौन कौन सी होगी, यानी निर्वाचक नामावली में अपना नाम कौन कौन नहीं लिखवा सकता। अगर निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है तो उसे मतदान देने का अधिकार भी नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी बना के लिख दिया इन्होंने कि धारा 14 के तहत जो निर्हरता है किसी में, तो वह मतदान देने का अधिकार नहीं रखेगा, उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होगा धारा 14 के तहत। अब धारा 14 में क्या था, निर्हरताएँ थी। कौन कौन सी निर्हरताएँ थी, 2-3 निर्हरताएँ थी, वो वैसे देख लो। धारा 14 आपने कंप्लीट पढ़ी थी, फिर भी एक बार ऐसे देख लो कि भारत का नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक नहीं है। दूसरी बात उसमें लिखी थी कोई दिवालिया विकर्चित घोषित है, दिवालिया या विकर्चित घोषित है तो उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, एक और क्या चीज़ पड़ी थी, कोई भ्रष्ट आचरण करता है, कोई भ्रष्ट आचरण करता है या कोई अपराध करता है तो उसे भी मतदान देने का अधिकार नहीं है। ये धारा 13 व 14 के 2 पॉइंट उसने बना के लिखे। पहला पॉइंट तो ये कि धारा 13 के तहत निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, वो उसका नाम रजिस्टर है, तो वह मतदान देने का अधिकार रखेगा। दूसरा पॉइंट ये लिख रखा है कि धारा 14 के तहत किसी का नाम निर्वाचक नामावली में नहीं है, या धारा 14 के तहत जो निर्हरित है, जो डिसक्वालीफाई है मतदान देने में, वह मतदान देने का अधिकार नहीं रखेगा। 2 बात हो गई। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है उसमें देखना, 1 से अधिक वार्डों में क्या एक व्यक्ति है, चंदू 13 नंबर वार्ड का निवासी है, 13 नंबर वार्ड की जो निर्वाचक नामावली है उसमें चंदू का नाम है। क्या चंदू 14 नंबर वार्ड में चुनाव हो रहे होंगे वहाँ पे भी वोट दे सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं दे सकेगा। ना 15 में दे सकेगा, ना 16 में दे सकेगा, सिर्फ और सिर्फ 13 नंबर वार्ड में ही वोट दे सकेगा। यानी 1 से अधिक वार्ड में आप मत नहीं दे सकते, मत देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, एक बात और कि एक ही वार्ड में 1 से अधिक बार मत का प्रयोग नहीं करेगा। एक वार्ड है, 13 नंबर वार्ड का निवासी है चंदू, क्या 2 बार वोट डाल के आ सकता है क्या?
जानते हैं अपन ये बातें, नहीं डाल के आ सकता ना। तो 2 बार वोट डालने के लिए एक ही वार्ड में क्वालिफाई नहीं है, मतलब उसे 2 बार वोट देने का अधिकार नहीं है, एक बार ही अपने मत का प्रयोग कर सकता है, एक बात ये लिखी हुई है। और मान लो निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम उसका रजिस्ट्री है, मतलब कोई बाई मिस्टेक अगर नाम रजिस्टर हो गया है उसका 2 बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे 2 बार मत देने का प्रयोग करेगा, 2 बार वोट डालने जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है, कैसा, एक से अधिक वार्डों में वोट डाल के आता है फर्जी तरीके से, या एक ही वार्ड में एक से अधिक बार अपने मत का प्रयोग करता है फर्जीवाड़े से, तो ऐसा करने पर समस्त मत शून्य हो जाएंगे, कोई भी वोट उसका मान्य नहीं होगा, उसका एक भी वोट मान्य नहीं होगा। सारे मत शून्य हो जाना मतलब सारे वोट उसके रद्द हो जाएंगे, कैलकुलेशन में गिनती के अंदर उसको नहीं गिना जाएगा। तो ये 2 पॉइंट अलग अलग करके लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट यहाँ भी लिखे हैं, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट ये लिखा हुआ अलग से। कोई व्यक्ति जो है कारागार में है, मतलब जेल काट रहा है, कुल मिला के कारागार में परिरुद्ध है, जेल में है, या पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की अभिरक्षा में है, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं है। कोई अपराध करके गया है, सीधी सी बात है, जेल में गया है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ये भी यहाँ पे भी देखा था कि भ्रष्ट आचरण का कोई अपराध करता है तो धारा 14 के तहत मतदान का अधिकार नहीं रखता, निर्वाचक नामावली में उसका नाम ही नहीं होता। तो कोई पुलिस कस्टडी में है या कोई कारागार में परिरुद्ध है तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। अगर वो कहता है कि मतदान मेरा अधिकार है, मतलब उसका मतदान देने का मुझे अधिकार है, अगर ऐसा कहता है तो ये जो धारा 25 है उस पर रोक लगाती है, उसे कह देती है कि नहीं भाई, हमने पहले से ये प्रावधान कर रखा है, ये उपबंध लिख रखा है कि आप वोट नहीं दे सकते। इसमें ये लिखा है कि यह उपबंध जो है ना, निवारक निरोध अधिनियम होता है एक। निवारक निरोध अधिनियम का मतलब ये है कि कोई पुलिस कस्टडी में है, उनको पहले ही हिरासत में इसलिए लिया जाता है, उनको पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है, कोई कांड करते हैं उससे पहले हिरासत में ले लिया जाता है, कोई शंका के आधार पे। पुलिस को शंका है कि भाई ये बंदा ऐसा काम कर सकता है क्योंकि पहले भी उसने ऐसा किया होगा, तो उस आधार पे पुलिस ने पहले ये देख रखा है कि ये चुनाव के टाइम पे गड़बड़ी करता है, तो उसको पहले ही कस्टडी में ले लिया। तो वो जो कस्टडी है ना, उसको बाकायदा वोट डलवाने के लिए ले जाया जाएगा, पोलिंग बूथ पे वोट डलवाया जाएगा और वापस ले आया जाएगा। तो निवारक निरोध अधिनियम में यही होता है कि कोई शंका के आधार पे किसी को गिरफ्तार करते हैं, कस्टडी में लेते हैं, तो उसके आधार पे कोई अगर निवारक निरोध अधिनियम के अध्ययन कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर ये उपबंध जो लागू नहीं होगा कि उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है। तो ये 5 पॉइंट है टोटल। पहला पॉइंट कौन सा है, याद इतना ही रखना कि मतदान देने का अधिकार किसे होता है, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्री करते व्यक्ति को, हर व्यक्ति को निर्वाचन यानी चुनाव में मतदान देने का अधिकार होता है। एक ही लाइन याद रखनी है। बात यह है कि धारा 13 में लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्री कर किस किस का होगा, वो 18 वर्ष की आयु, मूल निवासी वाला तथ्य लिखा हुआ है। धारा 14 के तहत, ये धाराएं थोड़ी सी याद हो जाती है इससे, कोई निर्हरित है, मतलब कोई डिस्क्वालीफाई है वोट देने के लिए, नहीं भारत का निवासी नहीं है, दिवालिया विकर्चित घोषी है, कोई भ्रष्ट आचरण किया है, कोई अपराध किया है, उसके तहत उसको निर्हरित किया गया तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। तो 2 पॉइंट तो इसी पॉइंट से हो जाते हैं। ये बात अंडरस्टूड है आपकी, खुद ही समझ सकते हो इस बात को, नॉर्मली देखते भी हो कि एक से अधिक वार्डों में कोई मतदान नहीं कर सकता, या फिर एक ही वार्ड में एक से अधिक बार वोट नहीं दे सकता। अगर ऐसा करता है वो व्यक्ति, कोई अगर ऐसा करता है तो उसके सारे मतदान, सारे जो मत है वो शून्य हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो ये था कि कोई व्यक्ति कारागार में परिरुद्ध है या फिर कोई पुलिस कस्टडी में है, कोई पुलिस की अभिरक्षा में है, तो वो भी वोट नहीं दे सकता, उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। बट निवारक निरोध अधिनियम के तहत कोई कस्टडी में है, यानी शंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया गया है, उसको मतदान देने का अधिकार होगा। ये धारा 25 है। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ना। धारा 25 तक होगी, 30 तक कंप्लीट होते हैं। तो धारा 30 तक की, 1 से लेकर 30 तक की अपन एक रिवाइज क्लास रख लेंगे, उसके अंदर टोटल धाराएं फटाफट से याद करेंगे, अपन छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे। पहले अगर ये पढ़ी हुई होगी तो समझ में आ जाएगी आपकी। तो कल की क्लास में अपन धारा 26 से लेकर धारा 30 तक बात करेंगे। ठीक है, 30 तक कंप्लीट होने दो, उसके बाद अपन आराम से इसका रिविजन करेंगे, तो आपकी बात समझ में आएगी। धाराएं लगभग याद हो जाएगी, पर इसमें लिखे हुए कंसेप्ट आपको आने चाहिए। इन्हीं में से क्वेश्चन बनने, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कॉन्फिडेंस रखना, आराम से करना, सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है भाई, धन्यवाद सुनने के लिए।